नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विवेक शर्मा है और आज हम मेंस के एक थीम को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सोशल सर्विसेज। अब देखिए, सोशल सर्विसेज जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा इसका रेलेवेंस क्या है और इसके अंदर आते कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे सोशल सर्विसेज की बात की जाए तो ब्रॉडली इसमें 3 टॉपिक को आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है आपका एजुकेशन। दूसरा टॉपिक जो इसके अंडर आता है वो रहता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। और तीसरा जो टॉपिक इसमें आता है वो है हेल्थ। हेल्थ क्योंकि एक ब्रॉड टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए हम पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे। बट इस पार्ट 1 में हम 2 मेजर टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आते हैं, आप कह रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट में कहां पर आते हैं, इसको आप थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। तो इलैबोरेट करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले तो अगर आप एजुकेशन की बात करें तो एसए में 3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप जीएस पेपर 1 की बात करें या जीएस पेपर 2 की बात करें तो उन दोनों में ही आपको मल्टीपल टाइम एजुकेशन के बारे में एंड इवन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया। तो यहां पर आपका एक टॉपिक आता है सोसाइटी और यहां पर आपका एक टॉपिक आता है सोशल जस्टिस। इन तीनों में ही आपको इन टॉपिक का रेलेवेंस देखने को मिलेगा। मतलब ये आपको एसए में भी हेल्प करेगा, आपको जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, 2 में भी हेल्प करेगा। अब इस लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट आर्ट ऑफ राइटिंग गुड आंसर। इसमें हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से आप अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज जो हम बात करेंगे कि कैसे आपको किसी भी आंसर का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उसके बाद यहां से थीम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें एक मॉडल आंसर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है आज की क्लास का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद थीम आइडेंटिफिकेशन, मॉडल आंसर एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द फैक्ट शीट्स। अब ये समझ लो कि यूपीएससी मेंस के लिए आपका चीट कोड है, इसको आपने बाय हार्ट करना है। या इस तरह से समझ लो कि भैया आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाएं तो भी चलेगा, बट ये जो डाटा यहां पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसको नहीं भूलोगे आप। इसको अगर भूल गए तो आंसर्स में कहीं ना कहीं नंबर्स कम हो सकते हैं। तो मेक श्योर इन फैक्ट शीट्स को आप इजीली डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपलोड कर दूंगा इस फैक्ट शीट्स को। तो वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है @नोट्स कैपिटल है बाय वी स्मॉल है, विवेक शर्मा, एस बी स्मॉल है। तो इस चैनल पे आपको कल यानी आज जब ये वीडियो अपलोड होगी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। फैक्ट शीट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इन दिस। पहली चीज, आपको लेटेस्ट डाटा मिलेगा विद रेलेवेंट थीम। थीम्स के रिगार्डिंग आपको जो डाटा चाहिए होता है, जिसको ढूंढने में आपको शायद टाइम लग सकता था, वो थीम के अकॉर्डिंगली आपको डाटा मिल जाएगा। आपको जहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स चाहिए होते हैं वो कोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे एक जगह पे। क्या मेजर चैलेंजेस हैं उस थीम को लेके वो आपको डाटा मिलेगा, प्लस उसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको डाटा मिलेगा। ऑल्दो हो सकता है कि यहां पर मैं 1-2 थीम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं, बट हर थीम के बारे में एक्सप्लेन करना इस छोटी सी वीडियो में थोड़ा मुश्किल रहेगा। डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट यू पीपल जो भी मेंस के एग्जाम दे रहे हैं उनका टाइम
लाइक बहुत क्रूशियल होता है, मुझे पता है ये टाइम में इतना समय नहीं होता आपके पास कि आप कोई पूरी 1.5-2 घंटे की वीडियो देख सके। तो डेफिनेटली अगर आप खुद से उसे रीड करके अपने राइटिंग्स में, आंसर राइटिंग्स में उसे इंक्लूड करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके मार्क्स तकरीबन हर पेपर में कुछ 2 से 5 नंबर से तो इंक्रीज हो ही जाएंगे। तो यहां पर आपको ये सब चीज मिलने वाली है मेरी फैक्ट शीट के अंदर। अब एक एक करके हम समझते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं कि कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब ये तो आपको सबको पता है कि भैया इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, पता है तो। बट इसको मैं समझाता हूं आपको एक तरीके से। जनरली 90% जो बच्चे हैं वो एक ही तरीके से अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज वो फोकस करते हैं अगर कोई टर्म दे रखी हो उसकी डेफिनेशन के ऊपर। ज्यादातर बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं। अब देखो यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन के लिए आप किस तरह के इंट्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे रीजन है, जैसे हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता जो 6 साल या 6 महीने या 1 साल तक एक ही तरह का खाना तीनों टाइम खा सके। कोहली ने ये एडमिट किया था अपनी एक वीडियो में। हम कोहली की तरह तो नहीं बन सकते कि भी इतना डिसिप्लिन है कि एक ही तरह का खाना खा के हम लाइक जी सकें। अब हमें वैरायटी चाहिए होती है लाइफ में, किसी दिन हमारे को टिक्की खानी है, किसी दिन कचौरी खानी। तो ऐसी ही चीज आपको एग्जामिनर्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर एक ही तरह की इंट्रोडक्शन देते रहोगे वो आंसर कहीं ना कहीं एक ही ट्यून सेट कर देता है और आपको फिर आंसर में सिर्फ और सिर्फ एवरेज मार्क्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो अपने इंट्रोडक्शन में आपको डाइवर्सिटी लानी होगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बहुत पहले ही कही गई थी। तो यहां पर अपना पहला इंप्रेशन कैसे आप अच्छा कर सकते हो, तो देखो डेफिनेशन कुछ जगह पर आप यूज कर सकते हो, उन जगहों पे जहां पर मान लो आपके पास बाकी डाटा नहीं है। बट अगर मान लीजिए आपने किसी टॉपिक, खासकर इन सोशल सर्विसेज से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन करनी है, तो आप अगर कुछ डाटा लिख सके, जैसे कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, है ना, जैसे मान लीजिए एजुकेशन के बारे में बात करते तो असर रिपोर्ट के बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हायर एजुकेशन के बारे में बात हो रही है तो क्यूएस के आपकी एक इंटरनेशनल कॉलेजेस की टॉप 200 कॉलेजेस की लिस्ट आती है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरी चीज हो सकती है कि आप कोट से भी शुरुआत कर सकते हैं कि भाई आपको कोट पता है एक टॉपिक को लेके, तो उसके बारे में आप कोट को लिख सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है कि जैसे एक पक्षी एक पर से नहीं उड़ सकता, उसी तरह से एक इकॉनमी तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक वुमेन्स को एम्पावर ना किया जाए। ऐसे ही बी.आर. अंबेडकर जी का कोट है कि एक सोसाइटी को अगर मेरे को ये देखना है कि डेवलप हुई है कि नहीं, तो मैं उसमें ये देखूंगा कि सबसे वीकर सेक्शन की कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो इस तरह के कोट जो होते हैं वो काफी रेलेवेंट रहते हैं। अब आपको मेरे फैक्ट शीट में ये मिल जाएंगे, बट मेक श्योर कि इंट्रोडक्शन आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब डाटा हो गया, कोट हो गया। अब कहीं पर आपको एक बड़ी ब्रॉड टाइमलाइन के बारे में बात की गई हो, तो जैसे एक ब्रॉड टाइम के बारे में बात की गई कि कैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंज हुआ, जैसे इस बारे में बात की गई, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें शुरुआत एक टाइमलाइन से भी कर सकते हो, जिसमें एक आपने ब्रॉड टाइमलाइन ली, इसमें बता दिया कि ये मेजर इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में एक एक दो लाइंस को लिख के आप अपने इंट्रोडक्शन को शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद चैलेंजेस वगैरह बाकी सब चीजें आ सकती हैं। तो मतलब मेजर इवेंट्स को वहां पर लिख के इंट्रोडक्शन में फिर आप उस चीज को ऐड कर देंगे तो इट गिव यू एडिड एडवांटेज, आपको थोड़ा बेटर इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देती है। तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन के। इवन आप क्या कर सकते हो, कोई रीसेंट चीजों का कोट करके, जैसे रीसेंट एग्जांपल्स को यहां पर कोट करके आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है। जब बात होती है बॉडी की, बॉडी में तो अगर मैं आपको बात बताऊं ना, 99% आप सभी के पॉइंट सेम होंगे। जैसे अगर चैलेंजेस लिखने हैं तो चैलेंजेस आप अलग से थोड़ी बनाएंगे, सभी ने एक ही तरह के चैलेंजेस पढ़े होंगे। बेनिफिट की बात की जाए तो वो भी सभी के सेम होंगे। अब यहां पर आप वैल्यू एडिशन के लिए डाटा को यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर्स में इवन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं।
जिससे आपके आंसर और बेटर होंगे। मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसे हवा में बात करके नहीं जाऊंगा कि आप कहो कि सर आपने तो ऐसे ही बोल दिया। अरे भैया ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल, डाटा, रिपोर्ट्स, इन सब चीजों को ऐड करेंगे तो आंसर में वजन आएगा, आपकी बात को कोई सीरियसली लेगा। अब ऐसा होता है ना कि जैसे आप बड़ों के बीच में बैठे हैं, आप कोई बात कहते हैं, आपकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। अब वहां पर आप कोई एग्जाम्पल कोट कर देते हैं कि भाई अभी रिसेंटली ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से ये चीज आपको देखने को मिल रही है, तो लोग आपको समझने लगते हैं। सेम एग्जामिनर भी आपको जानता नहीं है। अब उसके आगे अगर आपने अपनी बात का वजन रखना है तो एग्जाम्पल को कोट करना पड़ेगा। लास्ट में कंक्लूजन, मोरलेस आप अपने वे फॉरवर्ड्स या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, आप उनको वहां पर लिखते हुए चीजों को कंक्लूड करते हैं। और हमेशा याद रखना, कंक्लूजन में एक पॉजिटिव एंडिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऑफिसर लगने वाले हैं, ऑफिसर लगने वाले। ऑफिसर हमेशा आशावादी होता है, निराशावादी नहीं। तो कोशिश करना कंक्लूजन, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो बहुत ज्यादा कुछ आपके पास नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हो, जिसको आप ठोस रीजंस के साथ कंक्लूड कर सके नेगेटिव टोन में, तभी आपको नेगेटिव कंक्लूड करना है। अदरवाइज कभी भी आंसर को नेगेटिवली एंड नहीं करना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप भीड़ से थोड़ा अलग हो सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोशल सर्विसेज में, एजुकेशन में यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो, जब हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो हम साथ में थीम भी समझने की कोशिश करेंगे। पर जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अब ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का कि भाई भारत के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है आईआईटी, आईआईएम्स, अब इसमें क्या हमें एकेडमिक इंडिपेंडेंस इन्हें देनी चाहिए कि वो अपने करिकुलम को खुद से डिजाइन कर सके और डिसाइड कर सके किन बेसिस पे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए और अपने कोर्सेज को डिजाइन कर सके आज की डेट के प्रेजेंट चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली। इस चीज को आपको जज करने के लिए कहा। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं इस टॉपिक के बारे में, मैं एक एग्जांपल से शुरुआत कर सकता हूं। और ये एग्जांपल मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले से ही था। मैंने क्वेश्चन ये अभी आपके आगे जब रीड किया है उस समय ही मेरे दिमाग में आया कि अभी 6 से 7 महीने पहले एक द हिंदू में न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि ऑलमोस्ट 40% जो दिल्ली आईआईटी के जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्लियर है कि हम वो स्किल सेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, जो खासकर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल से शुरुआत कर सकते हैं। या आपको रिपोर्ट को कोट करना है तो मैंने आपको बताया था एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो ग्लोबल आपके बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 200 जो आपके इंस्टीट्यूशन है उसमें टॉप 200 में इंडिया के सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अब क्यूएस की इस रिपोर्ट को भी आप यहां पे कोट कर सकते हो, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद जब आपने कोट कर दिया उसके बाद आप बात करेंगे कि भाई इसके पीछे रीजंस है क्यों हमारे इंस्टीट्यूशंस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उन रीजंस को लिखो, सॉल्यूशंस को लिखो और वे फॉरवर्ड। आंसर बहुत इजी है, बट हर बार इतने आसान आंसर्स नहीं आते, क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखने, साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इज डिक्लाइनिंग बिकॉज अ करियर इन साइंस इज नॉट एन अट्रैक्टिव और our business operations, engineering or administration and the universities are becoming consumer oriented. अब देखो, आज की डेट में अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटीज का करिकुलम कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि मार्केट को टैकल नहीं किया गया कि मार्केट में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब जिसकी वजह से हमारे यहां पर रिसर्च उन डायरेक्शंस, उन डायमेंशंस में नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपको कहूं सोशियोलॉजी के अंदर अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कितनी हमारे यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट होती है इस चीज में कि इंडिया के लोगों की जो आप कह सकते हैं सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें कितनी ही रिसर्च कंडक्ट होती है। बट यहाँ पर आंसर को आप सिंपल एक गवर्नमेंट डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया की जो रिसर्च डायमेंशन है उसमें लेस देन 10% कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपकी यूनिवर्सिटीज। आपने इससे शुरुआत करी, आपकी इंट्रोडक्शन ठीक हो गई।
अब यही कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है एग्जाम के अंदर। अब जैसे ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को तो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, एक आधे को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बात की जाती है कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, अब इसको कैसे इंप्रूवमेंट करें, कैसे इंटरनेशनली कॉम्पीट करने के लायक बना सके, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अगेन हायर एजुकेशन के बारे में। ऐसे में वैल्यूज के बारे में बात की गई कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज नहीं है। जैसे गांधी जी का एक कोट था कि अगर एक इंसान है जिसमें चरित्र की कमी है और उसके पास बहुत नॉलेज है, तो वो एक तरह से दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। जैसे एग्जांपल रावण का दे सकते हो आप। मिथोलॉजी में रावण के पास बहुत नॉलेज थी, बट उसका कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला, पूरे रावण के कुनबे का नाश हो गया। सेम आप एग्जांपल दे सकते हैं पाकिस्तान के जो रिसर्च प्रोग्राम, न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के हेड थे, उनका एग्जांपल यहां पर कोट कर सकते हैं। अगेन नॉलेज बहुत थी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो बाकी देशों जैसे नॉर्थ कोरिया तक को बेच दी। तो दैट इज ट्रू कि अगर आपके करेक्टर आपका या वैल्यूज सिस्टम अच्छा नहीं है, कितनी ही नॉलेज हो वो सर्वनाश की तरफ लेके जाती है। तो यहां पर इसी के बारे में बात की गई है। अगेन यहां पर अगर देखें तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की गई कि कैसे रिफॉर्म्स के बारे में अमित सेन जी ने बात की है। अगेन यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल और बाकी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। नेशनल डेवलपमेंट में क्लासरूम कैसे आपके रोल अदा करते हैं। जैसे आज की डेट में क्लासरूम्स में डिबेट डिस्कशंस होती कहाँ है, तो वही चीज कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारी सोसाइटी में भी मिसिंग लगती है। फिर हेल्थ केयर जो है और एजुकेशन सिस्टम है, इनका बैकवर्डनेस के पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर एक एस्से लिखने के लिए कहा। आज की डेट में डिजिटल इनिशिएटिव जो हैं वो कैसे एजुकेशन सिस्टम को इम्पेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में इलाबरेट करने के लिए आपको कहा। सिर्फ पॉजिटिव नहीं लिखना, वहां पर नेगेटिव भी बताना होता है। ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन है। फिर अर्न व्हाइल यू लर्न, अगेन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। पॉपुलेशन एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहा गया। राइट टू एजुकेशन की अभी क्या खामियां हैं, इसके बारे में बात की है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगेन। अब क्वेश्चन बहुत अलग अलग डोमेन से हैं, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू फिगर आउट क्या थीम्स हैं जिसको यहां पर आपके एड्रेस किया गया। तो मेजर थीम्स की बात की जाए अभी पिछले 10 सालों में, पहली चीज तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म के बारे में बात की गई है कि भाई क्या रिफॉर्म्स लाए गए। अब पॉलिसीज में रिफॉर्म के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सभी इसमें आप एड्रेस कर सकते हो। जैसे किस तरह से स्कीम्स आपकी इफेक्टिव रही हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन आया। मिड डे मील के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, अर्न व्हाइल यू लर्न, ऐसे स्कीम्स के बारे में भी आपको क्वेश्चंस आए हैं। यानी पॉलिसी और रिफॉर्म्स के बारे में सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए। दूसरी चीज क्वालिटी और एक्सेस के बारे में, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, इसके बारे में आपसे पूछा गया। फिर तीसरी चीज अगर हम यहां पर बात करते हैं, वोकेशनल स्किल्स के ऊपर आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा डिजिटल और टेक्नोलॉजी फ्रंट पे जो इंटीग्रेशन आपको एजुकेशन के साथ देखने को मिलती है, उसके बारे में बात की गई। एजुकेशन में इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी के बारे में आपसे बात की गई एक थीम में। एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और उसके क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट है, और एजुकेशन सिस्टम में क्या चैलेंजेस है। ये दो लास्ट आपकी कोर थीम बचती हैं। अब इन थीम्स के बेसिस पे एक मॉडल आंसर को डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हमें किसी टॉपिक को एड्रेस करना होता है। जैसे थीम के ऊपर बेस्ड हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। जैसे इसमें कोर वर्ड क्या है, आप जब भी आंसर लिखें सबसे पहले कोर वर्ड को आइडेंटिफाई करें। आपको एटलीस्ट वो जो प्रॉब्लम होती है ना लोगों की कि बीटिंग अराउंड द बुशेस, कि आपने क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको नहीं एड्रेस किया, उसके आसपास की सारी चीजें लिख दी जो आपको पता थी, वो प्रॉब्लम आपकी एड्रेस करने में ये हेल्प करती है। जैसे पहला कीवर्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बात बिल्कुल सही है, क्लियर है कि ये पहला कीवर्ड है। इज इन कंफर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.0 2030। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है आपका, वो दूसरा कीवर्ड हुआ। इन इंटेंट टू रिस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब देखो,
अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको यहां कहा गया है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक्ड है, उसमें क्या पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्या नेगेटिव, क्या कमियां देखने को मिल रही है, दोनों को पूछा गया। मतलब यहां पर चैलेंजेस और बेनिफिट की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही कि क्या इसमें पॉजिटिव है, कहां पर सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, कहां पर डिससिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ड क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ही यही होता है। अब लोग क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन को इस तरह से समझ लेते हैं कि आपको नेगेटिव टोन में ही बताना है। नहीं, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है कि आपको वहां पर पॉजिटिव भी बताना है और नेगेटिव भी बताना है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो हम यहां पर फोकस कर रहे हैं इंक्लूसिव प्लस इक्विटेबल एक्सेस की, और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.0 का। मतलब अगर बात की जाए तो दोनों में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी, दोनों को सेम पेज पे लाने वाली क्या है, दोनों ही इंक्लूसिविटी और इक्विटेबल एक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत यहीं से ही कर सकते हैं। जैसे शुरुआत किस तरह से कर सकते हो आप कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एम टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बाय 2030। अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो अभी लिया गया है वो भी इसी एम और ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। जहां पर अगर आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल आप देख लेना, अभी रिसेंट टाइम में ही न्यूज में रहा है, आप लद्दाख का एग्जांपल दे सकते हो। लद्दाख में क्या हुआ है अभी कि हमने एक स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इंप्लीमेंट की थी जिसमें फंक्शनल लिटरेसी हम 97% तक अचीव कर पाए। स्कीम का नाम है उल्लास। उल्लास लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर ही फोकस करता है, एंड यही बात आपकी किसके ऊपर बारे में बात की गई है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी। उसमें भी इंक्लूसिविटी की बात की गई, इक्विटेबल एक्सेस के बारे में बात की गई उल्लास में, जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और इवन फाइनेंशियल लिटरेसी, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है वहां। तो ये चीजें, ये पॉइंट आ गया आपका, उल्लास आ गया, प्लस इंक्लूसिव और इक्विटेबल एक्सेस के बारे में बात आ गई, तो डेफिनेटली आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 के बारे में बात की है। अब इसको अगर थोड़ा और बेटर करना चाहते हो तो आप इंडिया के प्रीएम्बल के बारे में भी बात कर सकते हो, जहां पर इंक्लूसिविटी और इक्विटी के बारे में बात की गई है। और आप कह सकते हो कि भाई इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड अपॉन द बेसिक एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इंश्राइंड इन इट्स प्रीएम्बल। और वहां पर आप बताइए कैसे इक्विटेबल और इंक्लूसिव के बारे में बात की गई, और वो चीज आपको हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी देखने को मिलती है। आप उसके बाद उल्लास का एग्जांपल दे सकते हो। दिस कैन बी द सेकंड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर आंसर। ऑल्दो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन यहां पर दिया हुआ है, आई एम टेलिंग यू ये चीजें आपको पता है। आप वैसे जैसे आपने लाइक एक हनुमान जी के बारे में सुना होगा ना, जब हनुमान जी समुद्र लांघने लगे थे तो प्रॉब्लम ये थी कि हनुमान जी को अपनी शक्ति ज्ञात नहीं थी, पता नहीं था, तो जिसकी वजह से वो एक दुविधा में थे, डायलेमा में थे कि मैं क्या ये समुद्र पार कर भी सकता हूं। तो वहां पर जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियां याद दिलाई थी। तो सेम मेरा भी काम यहां पर यही है कि आपको आपकी शक्तियां याद दिला सकूं कि प्रीएम्बल आपने पढ़ा है, उसमें बात की गई है इंक्लूसिव और इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज की। तो सेम चीज हम यहां पर भी तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना कि भाई हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे प्रीएम्बल के ऊपर बेस्ड ही है, और इसमें हमने इस चीज के बारे में बात की है। आपने इतना लिख दिया, एजुकेटर जो मतलब जो एग्जामिनर है वो भी खुश हो जाएगा, भैया अच्छा इसने इस चीज से भी इसे रिलेट कर दिया, पॉलिटिकल डिमेंशन ऐड कर दिया, आपने पॉलिटी ऐड कर दी। अब उसके बाद अगर आप बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.1 और 4.6 में एक मेजर चीज के ऊपर फोकस किया गया, फ्री प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, और यूनिवर्सल लिटरेसी के ऊपर, और न्यूमेरेसी लिटरेसी के ऊपर। अब देखो इस चीज को भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। कहना इससे आपने कमेंट बॉक्स में बताना आज के कि भाई अगर मैं ये कहता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में फ्री है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, इंडिया में हमने राइट टू एजुकेशन के अंडर कौन से आर्टिकल, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने एजुकेशन फ्री कर रखी है, तो क्या इस चीज को
आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, उसको इंप्लीमेंट जो किया है, उसमें हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उसको इनकॉर्पोरेट किया है, कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड किया। और उल्लास के अंदर यूनिवर्सल लिटरेसी सभी एज ग्रुप के लिए, आप फंक्शनल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, न्यूमरेसी के बारे में, लाइक बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, तो आप वहां पर उल्लास स्कीम का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही उल्लास स्कीम आती है। सेम चीज को अगर आप यहां पे मेंशन करोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर के अंदर डाटा आपको पता है, बट मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से आप स्कीम्स को या किसी चीज को इसमें इंक्लूड करके अपने आंसर को और बेटर बना सकते हो। फिर इसी तरह से अगर आप दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, एलिमिनेट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। चलो बात करते हैं आर्टिकल 15 और 16, एक जॉब के बारे में बात करते हैं, एक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमने यहां पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की है बेसिस ऑन द कास्ट, सेक्स, क्रीड, ये सब चीजों के ऊपर? तो क्या हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज गिवन अंडर द आर्टिकल दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच वी लाइक, ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट मतलब रोकने की बात करते हैं। तो सेम चीज हमने यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इस पॉलिसी में भी इंकलकेट किया है, अपने आर्टिकल मेंशन कर दिया, एंड साथ में आपने अपने आंसर में उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.5 में इसके बारे में बात किया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, उसकी बेसिक एसेंस पे जो पॉलिसी आई है उसमें भी ये बात की गई है। फिर लास्ट में इक्वल एक्सेस के बारे में बात की जाती है। अब इक्वल एक्सेस के लिए आप कहोगे सर स्कीम, वैसे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.2 में आती है, बट स्कीम के अगर बारे में बात करें, आपको पता है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हमने एकलव्य स्कीम स्टार्ट करी, और ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कंटिन्यू की गई है, उसके अंडर भी ये स्कीम चल रही है। कस्तूरबा गांधी स्कूल हमने लाइक रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट किया वुमेन्स, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तो आप उनको यहां पर मेंशन नहीं कर सकते हो क्या? सेम अगेन बात वहीं की वहीं है कि आपको चीजें पता है, बट आपको यह नहीं पता कि उसको कहां यूज कर सकते हैं। लास्ट में जब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, तो फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हमने अपने फंडामेंटल राइट में रखी है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखने को मिलती है। स्टेम्स में यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए, ऐसे ही मौलाना आज़ाद हमने लाइक स्कीम स्टार्ट करी थी स्कॉलरशिप की। उन सभी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे हमने अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स को स्टार्ट किया है। ये रेजिडेंशियल वेलफेयर जो स्कूल्स हैं, इनमें भी हमने कहीं ना कहीं यही सोचा है कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली आपके आंसर में एक वेटेज इंक्रीज होती है। अब जब बात आती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी रिसेंट टाइम की है, द हिंदू में लास्ट वीक एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसके अंदर आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं 1947 से लेके 1976 तक जो एजुकेशन था वो स्टेट सब्जेक्ट था। अब यहां पर आता है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तुरंत बाद इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर यूनियन ने इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाया तो वो फाइनल है, अनटिल और अनलेस प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए यहां पर स्टेट लॉ आर्टिकल 201 के अंडर रिजर्व ना किया गया हो। अब बात यहां पर यह आती है कि भाई जब हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, उससे पहले तक यूनियन गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड एक्सेस था इसमें, तो ये बेसिक आपके फेडरल लॉ के अगेंस्ट जाता है, मतलब फेडरल फीचर के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, आप यूएसए की बात करते हैं, आप कनाडा जैसे देशों की बात करते हैं, इन सभी देशों में जहां पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहां पर स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आती है आपकी एजुकेशन। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, वन साइज फिट ऑल पॉलिसी हम नहीं अपना सकते, जिसमें आप ये कहो कि भाई सभी के लिए आप सेम तरह की पॉलिसीज डिजाइन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं एक मछली को कहूं, मतलब जंगल में मैं एक कंपटीशन रखूं कि कौन सबसे समझदार है, और उसमें मैं ये कहूं कि भाई कौन सबसे ज्यादा जल्दी
पेड़ पे चढ़ सकता है, इस कंपटीशन को अगर मैं लगाता हूं तो डेफिनेटली इसमें मछली कभी भी जीत नहीं सकती है। अगर मैं ये कहूं कि ये कंपटीशन हम कौन ज्यादा जल्दी नदी को पार कर सकता है इस चीज पे लगाऊं, तो इसमें मछली से कोई और जीत नहीं पाएगा। तो यहां पर वन साइज फिट ऑल पॉलिसी में हम क्या कर रहे हैं कि जो पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं है उनको एक ही तराजू में तोल के कहीं ना कहीं हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो यहां स्टेट वाइज, रीजन वाइज आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस डिफरेंट होते हैं, जहां पर स्टेट्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। तो फेडरलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है, स्टेट को ऑटोनॉमी देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहां पर मिसिंग लगता है, क्योंकि सेंटर का वन साइज फिट ऑल पॉलिसी यहां पर चल रहा है। सदर्न स्टेट्स को 3 लैंग्वेज पॉलिसी से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंडिया की यूनिटी के ऊपर असर देखने को मिलता है। कई बार इसकी वजह से रीजनलिज्म पीक पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रीजनल इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होता है, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट होता है। फिर लास्ट में एक बात यहाँ पे ये कही जाती है कि भाई देखो, अगर आप ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो ये है कि आज की डेट की हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अभी भी करिकुलम बहुत पुराना है, आउटडेटेड है। नॉलेज उस तरह की प्रोवाइड नहीं की जाती है जो जॉब क्रिएशन में आपकी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो जॉब आपको दिला सके। तो वो सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा फंडिंग भी एक इशू है। ऑल्दो एक बात ये देखी जाती है कि स्टेट को ऑटोनॉमी बहुत कम है, बट 85% जो आपका पैसा है एजुकेशन में वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से लगाया जाता है। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है, इशू है, जो आपको ओवरऑल इस एरिया में देखने को मिलता है। अब देखिए, मैं यहां पर आपको कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हम फैक्ट शीट को देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर मैंने आपको प्रोवाइड की है फैक्ट शीट में। तो जैसे यहां पर फैक्ट शीट में सबसे पहले लिटरेसी और एनरोलमेंट के ऊपर आपको मैंने डाटा प्रोवाइड कर दिया कि इंडिया में किस तरह की लिटरेसी रेट चल रहा है, कैसे एनरोलमेंट चल रहा है, अलग अलग लेवल्स पे उसको समझाया। जैसे ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो 74% के आसपास आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है, जिसमें एक इम्बैलेंस है। महिलाओं में लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। फिर रूरल और अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट में फर्क देखने को मिलता है। रूरल एरिया में रिलेटिवली थोड़ा कम देखने को मिलता है लिटरेसी रेट। भारत दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करता है जो कि इलिटरेट है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं। तो ये डाटा आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड और बाकी चीजों के बारे में बात की जाए। एनरोलमेंट रेट अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन की तरफ जाते जाते महज 1/4 रह जाता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और इसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन और कम हो जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। अब जैसे मैं आपको ये कहूंगा, अगर आंसर्स में आपको इसको इंक्लूड करना है कि क्या रीजन है, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसे आप 3 डायमेंशन एक ट्रायंगल के फॉर्म में डायग्राम क्रिएट करके आप लिखिए। यहां पर लिखिए सोशल डायमेंशन, जहां पर आप लिखते हैं कि भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को, अगर बात करें पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो वुमेन्स को एजुकेशन को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट बिकॉज ऑफ विच वुमेन एजुकेशन इज नॉट बीइंग, आप ये कह सकते हो कि प्रमोटेड फॉर द हायर एजुकेशन, की तुमने आगे जाके करना क्या है, चूल्हा चौका ही संभालना, तो पहले ही चूल्हा चौका संभाल लीजिए। तो ऐसी चीजें जो पेट्रियार्कल सोसाइटी माइंडसेट आपको देखने को मिलता है, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। फिर अगर आप बात करें, भारत के अंदर लगभग 1/4 पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी के नीचे है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब जो बिलो पॉवर्टी रेखा के नीचे होने के कारण अब इकोनॉमिक आप एंगल देखिए कि यहां पर लोगों के पास कई बार इतना पैसा नहीं होता है, बिकॉज देखिए ज्यादातर आपके जो इंस्टीट्यूशन है अर्बन एरियाज में लोकेटेड है, तो यहां पर एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब कई बार ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ज्यादातर आपके कॉलेजेस अर्बन एरिया में लोकेटेड है, तो कई बार कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। साथ ही साथ कई बार सिक्योरिटी के भी इशू रहते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बसों में, पब्लिक प्लेसेस में काफी कॉमनली आपको देखने को मिलती है, जहां पर भीड़ भाड़ होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसको कुछ इस तरह के ट्रायंगल के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करोगे। ऑल्दो इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली यस,
आप मेजर पॉइंट्स को लिख के, जैसे एक्सपेंडिचर वहां पर लिख सकते हो, पेट्रियार्कल सोसाइटी वहां पर लिख सकते हो, रीजनल कनेक्टिविटी का इशू लिख सकते हो, तो उन पॉइंट्स को आप यहां पर लिखते हुए कहीं ना कहीं अपने डायग्राम्स में इन चीजों को इंक्लूड करते हो कि ट्राइंगल कहीं पर यूज कर लिया, कहीं पर रेक्टेंगल यूज कर लिया, पेंटागन यूज कर लिया। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ अपने आंसर को आप एक एडिट प्रेजेंटेशन देते हो। अब आप कहोगे सर ये प्रेजेंटेशन क्या जरूरी है, हमें तो कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। चलो कंटेंट के ऊपर भी फोकस करके बताता हूं क्या होता है। दाल मखनी आपके घर में भी बनती है, दाल मखनी एक 5 स्टार होटल में भी बनती है। देखने में ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है? अगर आपके सामने एक नॉर्मल घर की दाल मखनी रख दें और एक दाल मखनी रखें 5 स्टार होटल की, ताज होटल की, तो आप बट ऑब्वियस है, क्योंकि जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है आप उसको चखने की ज्यादा कोशिश करेंगे, पहला टेस्ट आपका उसी तरफ जाएगा। ऑल्दो उसमें आपको पता नहीं है कि क्या किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए, किस तरह का टमाटर यूज किया गया, बट स्टिल आप उस चीज को चखने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो देखने में आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो सेम चीज यहां पर, जितना आपने, क्योंकि अपना आंसर बेचना है एग्जामिनर को, तो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स फेच कर सकोगे। तो फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इन सब चीजों को आप इंक्लूड करने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को कोई पॉइंट लिखना है जिसमें मल्टीपल मेरे को फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे बात करते हैं कि भाई इंडिया में एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैंने यहाँ पर जोग्राफिकल फैक्टर के नीचे मैंने यहाँ पर लिखा कि रीजनल डिस्पैरिटी है, जैसे वर्ड मैंने यहां पर लिखा रीजनल डिस्पैरिटी। अब रीजनल डिस्पैरिटी की पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हो नॉर्थ ईस्ट का इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, एजुकेशन इसलिए पिछड़ा हुआ है। दूसरा अर्बन और रूरल एरिया, यानी इकोनॉमिक फैक्टर, ज्योग्राफिकली इकोनॉमिक फैक्टर, कि भाई अर्बन एरियाज में क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, तो ज्यादातर बढ़िया इंस्टीट्यूशंस आप अर्बन एरियाज में देखेंगे जहां पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है। रूरल एरियाज में तो वही टूटे फूटे स्कूल्स आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज लोगों की पेइंग कैपेसिटी उस हिसाब की है ही नहीं। तो वो चीजें यहां पर आप, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्लो चार्ट को अगर यूज करोगे तो आंसर में एक अलग से क्वालिटी दिखती है। ऑल्दो आप डाटा वही सेम यूज कर रहे हो, बट स्टिल अगर आप ये चीजें, जैसे नॉर्थ ईस्ट का मैंने यहां पर एग्जांपल दिया, यहां पर अर्बन लोकल में आप जैसे दिल्ली का और लाइक बिहार के किसी रिमोट एरिया का या यूपी के किसी रिमोट एरिया का या आप अपने एरिया के रिमोट एरिया का किसी का भी स्टेट का एग्जांपल देते हैं कि वहां पर सिर्फ लिमिटेड एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज है, और जहां पर दिल्ली जैसे एरिया में बात करें आपको 50 यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके आंसर को एक अलग लेवल पे हिट करेगी एग्जामिनर को, और वो आपको मार्क्स दिलाएगी। अब ये तो बात होगी कि किस तरह से यहाँ पर डाटा दे रखा है। अब जैसे ड्रॉप आउट रेट के बारे में यहाँ पे डाटा दे रखा है, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें हैं, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट के ऊपर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एजुकेशन में एक्सपेंडिचर हम कितना करें, R&D के ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा 10% से कम पब्लिक सेक्टर से आता है, बट ओवरऑल GDP का तो 0.7% ही है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले कितना कम देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये सभी चीजें जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए हेल्प कर सकती हैं, वो सभी पॉइंट्स मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड किए हैं। अब ऐसे ही एक टॉपिक है आपका यहां पे किसके बारे में, अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आपको अलग अलग चीजें क्या रखी है, जैसे क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन inadequate attention paid to human resources development in India suggest measures that can address this adequacy। तो क्रूशियल एस्पेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का क्या देखने को मिल रहा है कि भाई हमने पूरी अटेंशन दी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, तो इस एस्पेक्ट के बारे में आपको यहां पर बात करने के लिए कहा गया है। अब चाहो तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन और नीचे देखते जाएं तो मेजर थीम्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कॉमन है दोनों एजुकेशन और इसमें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आपसे पूछा गया, एंड इवन अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज और नेशनल पॉलिसीज, इन दोनों के बारे में आपसे पूछा गया। थीम तो काफी सिंपल देखने को मिलती है। अब
अगर हम बात करते हैं यहां पर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं 2019 का ये क्वेश्चन। डिस्पाइट द कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ हायर ग्रोथ रेट, इंडिया despite the consistent experience of higher growth rate, India still goes with lowest indicators of human development. Examine the issue and make balanced and inclusive development elusive. तो यहां पर आपको यह बताना है कि भाई इंडिया में ये इस तरह की डेवलपमेंट होने के बावजूद जॉबलेस ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है। अब आज के कंटेक्स्ट में मुझसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो इसको मैं शुरुआत करूं तो कैसे करूं। देखो, सबसे पहले आप रीसेंट डाटा लिखो जीडीपी ग्रोथ का, कि भाई मान लो 7 या 6.8% की हमारे को जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जीडीपी का डाटा लिख दिया मैंने। डिस्पाइट दैट इंडिया में ऑलमोस्ट 45 ईयर की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रही है। एंड इन दिस केस, लाइक अगर इफ द प्रेजेंट सिनेरियो persisted for a longer period, there might be a case where our demographic dividend can change into a demographic disaster. And following are the reasons which are the reason behind this issue या jobless growth in the economy. तो बेसिकली मैंने एक जार्गन भी यूज कर दिया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज हो सकता है, और वहां पर मैंने फैक्ट और डाटा से भी शुरुआत कर दी। अब इसकी शुरुआत में आप क्या बात कर सकते हैं, देखो एक तरीका और भी इसको शुरू करने का। आप डाटा कहां से, अगर आपके पास नहीं है डाटा, मान लो ये डाटा मेरे पास नहीं था, अब मैं किस तरह से इसको शुरुआत कर सकता हूं। शुरुआत करने का एक तरीका है कि आप इंडियन इकोनॉमी के सिनेरियो को मैं आपको समझा रहा हूं, जहां पर से आप इस चीज को निकालोगे डाटा को। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल, है ना। ये 3 सेगमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट इंप्लॉयमेंट किस सेगमेंट में देखने को मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में। हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहां पर आता है, आपके टर्शियरी सेक्टर में। अगर टर्शियरी सेक्टर की बात कीजिए, सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में स्किल रिक्वायरमेंट काफी हाई रहती है। अगर बात की जाए प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में स्किल रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत मिनिमम रहती है। तो अब अगर आप ये देखिए, बाय एंड लार्ज इंडिया में क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर आपका इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, प्राइमरी सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, स्किल डेवलपमेंट वहां पर कम है, तो इस वजह से जॉबलेस ग्रोथ ही तो होगी। अब इसी डाटा को आप यूज कर सकते हैं कि भाई ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, और क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में हाई स्किल रिक्वायरमेंट रहती है और जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रही है इकोनॉमी में। तो डाटा आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो कुछ सिनेरियोज में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद रीजंस को आप बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन बिकॉज ऑफ विच यू कैन सी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सच काइंड ऑफ इश्यूज। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आपकी इकोनॉमी में जॉब लॉसेस और ज्यादा इंक्रीज होंगे। अब अगर जॉब लॉस और ज्यादा इंक्रीज होंगे, ऑल्दो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट जॉब लॉस इंक्रीज होने की वजह से जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेरियस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे 3D प्रिंटिंग, इससे जॉबलेस ग्रोथ और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहां पर आप कुछ एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेके उसको समझा सकते हो। फिर आप यहां पर एजुकेशन सिस्टम को भी बता सकते हो कि उसमें क्या कमी है, कि भाई करिकुलम सालों से हमने बदला नहीं है, जिसकी वजह से जॉब ओरिएंटेड हमारे यहां पर क्या नहीं है, स्किल डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ये भी आप प्रॉब्लम बता सकते हो। तो ऐसे ही 5-6 प्रॉब्लम्स आप लिखो, उसके बाद सॉल्यूशंस जरूर बताने हैं। सॉल्यूशन बताते हुए कंक्लूड कर दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, आपका काम उतने में चल जाएगा। तो जनरली अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो इसके बारे में भी अगेन मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया है, एक फैक्ट शीट प्रोवाइड कर दी है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड ये आपका कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करे हैं 4। तो यहां पर कहा गया है कि भाई देखो,
discuss the significance of vocational education and skill training in addressing the employability gap in India. What measure that can be taken to strengthen programs like earn while you learn to make them more effective. अब कुछ इसी तरह का आपको यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड भी दे रखा है. बट द थिंग इज, इन क्वेश्चंस के अलावा एक डायमेंशन में आपको और कहना चाहूंगा जो आपको लर्न करनी चाहिए. क्या इस बार ही मेरे को उम्मीद है एजुकेशन की बात ना करी जाए तो लाइक ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 या इसमें आ सकता है कि कैसे एआई टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट में. क्योंकि इस बार भी बहुत सारा डाटा आपका पब्लिश हुआ है जिसमें यह कहा जाता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, कुछ में यह कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है. तो इन सभी को अगर आप देखते हैं तो इस बेसिस पे ये समझ में आता है एआई जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है इस साल मेंस के अंदर. तो कोशिश कीजिए कि इस डायमेंशन के बारे में भी आप सोच के एक आंसर लिखिए. तो अगेन, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, वैसे तो मैं टीम को प्रोवाइड कर ही रहा हूं, बट उसके अलावा अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं, @notes by वी स्मॉल है विवेक शर्मा, SB स्मॉल है, इसमें कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है. आपने ये टाइप करना है नोट्स बाय विवेक शर्मा टेलीग्राम पे. यहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करना आपकी मेंस में आंसर राइटिंग में इन फैक्ट्स का बहुत बड़ा रोल रह सकता है, जिससे आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं. इसमें कोट्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, हर एक एरिया के रिलेटेड चैलेंजेस, सोल्यूशन, सब कुछ बता रखा है. आपने सिर्फ करना क्या है, इसको अपने आंसर में लिखने की प्रैक्टिस करनी है. तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.